नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आज एक बार फिर हम बात करेंगे एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध चल रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल तीनों युद्ध में, और ना केवल ये तीनों ही देश बल्कि आसपास के दूसरे खाड़ी देश भी इस युद्ध की आग में तपिश खा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में ये है कि आखिरकार ये युद्ध थमेगा कब, और क्या धीरे धीरे अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ा तो आने वाला समय वर्ल्ड वॉर 3 का होने वाला है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है उससे तो यही अंदाजा लगता दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ ट्रंप की सनक है तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बदला लेकर मानेगा। वो किसी भी हाल में ट्रंप या इजराइल की मनमानी को चलने नहीं देगा। और यही एक बड़ा कारण है कि एक के बाद एक लगातार हर रोज युद्ध आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच भारतीय रियल एस्टेट पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर आज एक बार फिर से बात करेंगे। हमने इससे पहले कई वीडियो में इस सब पर बात की है। इतना ही नहीं, रियल एस्टेट जो कि अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है, कहने के लिए बाहर से दिखाया जाता है कि नहीं, रियल एस्टेट का ये दौर जो है वो स्वर्णिम दौर है, लेकिन क्या ऐसा सच में है? खैर, इस सब के बीच एक बार फिर बात करेंगे कि जो अभी वॉर चल रही है उस वॉर का इफेक्ट रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी बाजार पर क्या पड़ेगा। क्या ये जो वॉर है प्रॉपर्टी बाजार को डुबा देगा? क्योंकि आप समझिए कि जब युद्ध होता है तो उसका असर ना केवल दो सेनाओं के बीच होता है बल्कि देशों की इकोनॉमी के ऊपर भी नजर आता है। और जब इकोनॉमी के ऊपर ये असर पड़ता है तो आप समझिए कि तमाम जो सेक्टर्स है उनके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। कितना किस पर ज्यादा है और किस पर कितना कम है ये अलग बात है। लेकिन जहां एक तरफ सोने चांदी को लेकर बातें हो रही है, शेयर बाजार को लेकर बातें हो रही है, क्रूड ऑयल को लेकर बातें हो रही है, तो उस सब के बीच प्रॉपर्टी बाजार पर भी बात करना बेहद जरूरी है। क्योंकि इकोनॉमी की बैकबोन जो है, किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन रियल एस्टेट भी रहती है। और भारतीय रियल एस्टेट जो जीडीपी है देश की, उसमें एक अहम योगदान निभाता है। लेकिन फिलहाल का सिनेरियो क्या कुछ चल रहा है, और क्या ये वॉर ठंडे पड़े रियल एस्टेट मार्केट को और ज्यादा ठंडा कर देगा, पूरी तरह से पानी में डुबो देगा? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करने की या नया घर लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद काम का वीडियो होने वाला है। अब पहले बात करते हैं, अगर मिडल ईस्ट में ये युद्ध लंबा चला, जो कि अभी की परिस्थिति लग रही है, क्योंकि शुरुआत में लग रहा था कि 2 से 3 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, 4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया और फिलहाल कहीं भी किसी भी कोने से शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो अगर ये युद्ध लंबा चला तो क्या होगा भारतीय रियल एस्टेट में? भारत में जो फ्लैट हैं क्या वो सस्ते होंगे या और ज्यादा महंगे हो जाएंगे? दूसरा सवाल है, क्या बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स रोक देंगे, जो दनादन एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं बिल्डर? और चूंकि आप जानते हैं कि अनसोल्ड जो इन्वेंट्रीज है उसका भी एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है। करीब 7 से 8 जो टॉप सिटीज है उसमें 5,50,000 से 5,70,000 यूनिट जो हैं बगैर बिकी हुई ग्राहकों का इंतजार कर रही है। दूसरा, क्या जो निवेशक है वो प्रॉपर्टी छोड़कर गोल्ड की तरफ भागेंगे? क्योंकि जब वॉर होती है, जब टेंशन की सिचुएशन होती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा शेयर मार्केट या दूसरे सेक्टर से निकालकर गोल्ड में डालते हैं। तो क्या जो इन्वेस्टर्स है वो प्रॉपर्टी मार्केट को छोड़ेंगे और गोल्ड की तरफ मूव करेंगे? क्योंकि वॉर का असर ऑयल पर पड़ता है, जिसका असर इकोनॉमी पर आता है, और इकोनॉमी पर असर आएगा तो उसका असर रियल एस्टेट पर भी आना लाजमी है अगर जेब में पैसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये चिंता होगी आने वाले भविष्य की कि होगा क्या भविष्य में। तो ऐसे में लोग अपने पास जो अपनी सेविंग है उसको संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं, नई इन्वेस्टमेंट नहीं डालते, खासतौर से रियल एस्टेट मार्केट में, जहां पर लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई क्राइसिस आता है तो आप तुरंत प्रॉपर्टी बेचकर पैसा नहीं जुगाड़ पाते हैं। प्रॉपर्टी को बेचने में कई बार सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। दूसरा, वॉर का पहला असर, अगर वॉर होती है तो ऑयल प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा और रियल एस्टेट पर इसका सीधा असर आएगा। क्योंकि अगर मंदी का दौर आता है तो उसका असर रियल एस्टेट पर दिखना लाजमी है और वो साफ तौर पर दिखेगा, जो कि एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो सबसे पहले जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि भारत 80% जो ऑयल है वो
आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी बहुत ज़्यादा है। और ऐसी टेंशन की सिचुएशन में आपको पता ही है कि किस तरह से ईरान ने रास्ते ब्लॉक किए हैं। अब जो तेल के जो टैंकर्स हैं उनके ऊपर भी मिसाइलें गिर रही हैं। तो क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो भारत की जो 85% की जो ज़रूरत है वो आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होगा। और अगर महंगा होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सामान को इधर से उधर लाने में जो कमर्शियल व्हीकल का इस्तेमाल होता है उसमें तेल डरता है। तेल अगर महंगा होगा तो आप समझिए ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। वो महंगा होगा तो चीज़ों के ऊपर, सामान के ऊपर या बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए चाहे रियल एस्टेट से जुड़े मटेरियल है उस पर भी उसका असर दिखेगा। अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो एक्सप्लोजन जो है वहां पर होगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो मशीनरीज महंगी होगी, स्टील महंगा होगा, सीमेंट महंगा होगा, यानी कि एक फ्लैट बनाने की लागत 15 से 25% तक बढ़ सकती है अगर ये सिचुएशन हुई। और ये तमाम चीजें जो है महंगी हो जाती है तो उसका असर जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर सीधा होगा, और वो जो कॉस्ट है करीब 15 से 25% तक बढ़ सकती है। यानी कि जो आपके आशियाने की उम्मीद है, ना केवल बिल्डर प्रोजेक्ट की बात करें, अगर आप खुद अपने लिए अपने प्लॉट पर घर बना रहे हैं तो उस पर भी असर पड़ सकता है अगर ये वॉर बहुत ज़्यादा लंबी चली और ये तमाम चीज़ें महंगी हुई तो, जिसमें मटेरियल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें हैं। अब सवाल आता है कि ऐसे में बिल्डर क्या करेंगे। बिल्डर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि फ्लैट के प्राइस जो है वो बढ़ा दें। पहले से ही जो प्रॉपर्टी मार्केट में आग लगी हुई है, कहीं पर भी 1 करोड़ से नीचे का फ्लैट नहीं है। 1 करोड़ में भी अगर आप फ्लैट या प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वो कैसी मिल रही है आप भी जानते हैं, यानी कि कम से कम 2 से 3 करोड़ का बजट होना चाहिए अगर आपको अच्छा बड़ा फ्लैट चाहिए जहां तमाम तरह की सुविधाएं हो। और जो ऑलरेडी मार्केट में इतना हाइप बना हुआ है उसमें अगर ये फ्लैट्स के प्राइस और इंक्रीज कर दिए तो मार्केट और ठहर जाएगा, मार्केट और ज़्यादा डूब सकता है, क्योंकि पहले से ही जो एंड यूज़र है, जो असल घर खरीदार है, वो मार्केट में है नहीं, क्योंकि उनके बजट के हिसाब से कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट्स ला नहीं रहे। लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ही ला रहे हैं जिसमें कि सिर्फ निवेशक पैसा डाल रहे हैं और उनका पैसा भी वहाँ फंसा हुआ है। दूसरा है नए प्रोजेक्ट्स जो है वो रोक देगा, जिसका हाउसिंग सप्लाई पर फर्क पड़ेगा, यानी कि हाउसिंग सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड की स्थिति जो है वो पता ही आपको, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर फ्लैट के प्राइसेस बढ़ा दिए बिल्डरों ने तो रियल एस्टेट मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट के लिए और ज़्यादा बुरा दौर हो जाएगा, क्योंकि फिर खरीदार बिल्कुल नहीं होंगे मार्केट में। पहले से ही अनसॉल्ड इन्वेंट्रीज जो हमने बताया 5.5 लाख से ज़्यादा सिर्फ टॉप 7 से 8 शहरों में है, बाकी देश भर में करीब करीब 8 से 10 लाख का आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर नए प्रोजेक्ट्स लाने बंद कर दिया है, उन्हें कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया, तो जो हाउसिंग सप्लाई है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा इसका। यानी कि सीधे सीधे वॉर रियल एस्टेट को भी टेंशन दे रहा है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा कहां जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है किसी भी सेक्टर्स में हो इनका रोल बहुत अहम होता है। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में जो इन्वेस्टर्स का जो रोल है, वो जो मेन घर खरीदार है, जो अपने परिवार के लिए असल में घर खरीद कर रहना चाहते हैं, उनको वो पीछे धकेल रहे हैं। और इन इन्वेस्टर्स को पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी। इन्वेस्टर्स यानी कि सट्टेबाजी जो कर रहे हैं, जो सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए एक साथ 8-8, 10-10 यूनिट्स बुक कर लेते हैं, 3-3, 4-4 यूनिट्स बुक कर लेते हैं और इंतजार करते हैं जब बड़ा मुनाफा बुक होगा तब बेच के वो निकल जाएंगे। इससे क्या है कि मार्केट में लगातार जो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स कभी नहीं चाहेंगे कि दाम नीचे आए, क्योंकि उनका लाखों करोड़ों रुपए फंसा हुआ है और ऐसे में एंड यूजर फंसता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ी टिप्पणी की थी। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट छोड़ेंगे तो वो कहां जाएंगे? वो सोने की तरफ, सिल्वर की तरफ, डॉलर या बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हैं, जिसमें मेन है गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि इसे इस तरह की सिचुएशन में इन दोनों ही मेटल्स को सेफ हेवन माना जाता है। यानी कि ये वो धातु है जो कभी भी आपको फंसाएगी नहीं। लेकिन अभी हाल के दिनों में नतीजे हमने देखे थे कि अचानक जो बूम आया था और उस बूम के बीच में जिन लोगों ने बड़ा पैसा डाला था सोने चांदी में और एकदम से जो गिरा, बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है वहां पर लगातार थोड़ा थोड़ा करके सोना चांदी बढ़ रहा है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या सोना 3 लाख या चांदी 6 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है क्या? खैर, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। तो अगर गोल्ड, सिल्वर, डॉलर और बॉन्ड, युद्ध के समय लोग इन सेफ एसेट्स में पैसा लगाते हैं,
इससे प्रॉपर्टी में निवेश जो है वो धीमा हो जाएगा। यानी कि इन्वेस्टर्स जो है, जो कि रियल एस्टेट मार्केट को भी चला रहे हैं, वो वहां से अगर निकलेंगे तो रियल एस्टेट मार्केट की ग्रोथ और ज्यादा धीमी हो जाएगी, जो पहले से ही है, क्योंकि बिल्डर्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को जो है यहां पर लेकर आते हैं और उन्हें कई यूनिट्स बेच देते हैं। अब इसके अलावा ईएमआई पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ईएमआई एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी घर खरीदार के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी जो घर खरीदने जाता है वो पूरी की पूरी डील कैश में नहीं करता है, बैंक से लोन लेता है, और बैंक से जो लोन आप लेते हैं उसके ऊपर ईएमआई होती है, जो अभी 8 से 9% है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि मंदी और ज़्यादा आती है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है, तो होम लोन की ईएमआई भी बढ़ जाएगी। यानी कि जो बायर्स हैं, घर खरीदने वाले, वो कम हो जाएंगे, वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर ईएमआई बढ़ती है यहां पर, जो कि अभी 8 से 9% के बीच में है, अगर ये बढ़ जाती है तो आप समझिए कि जो ईएमआई आप 50,000 रुपए दे रहे हैं वही 55 से 60,000 भी पहुंच सकती है। यानी कि पहले से ही बजट हिला हुआ है ईएमआई की वजह से, और अगर ईएमआई यहां पर बढ़ी तो घर खरीदार और ज्यादा कम होंगे। यानी कि रियल एस्टेट के लिए एक मुश्किल का दौर ये युद्ध और ज्यादा ला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल सभी के जहन में ये होता है कि क्या घर सस्ते होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या घर सस्ते होंगे। पहला सिनेरियो, अगर डिमांड डाउन होती है तो प्राइस स्टेबल रहेंगे, यानी कि स्थिर रह सकते हैं, या फिर प्राइस स्लाइटली डाउन आएंगे, यानी थोड़ा सा डाउन आ सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर ऊपर जाती है तो नए फ्लैट्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, यानी कि महंगे हो सकते हैं। कि अगर युद्ध का इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा तो जो सिनेरियो 2 है वो यहां पर होता नजर आएगा, ना कि सिनेरियो 1, क्योंकि डिमांड डाउन पहले से है, प्राइस स्टेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन करेंगे नहीं, ना इन्वेस्टर्स करेंगे ना ही बिल्डर करेंगे। तो लेकिन जब अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो फ्लैट्स, नए जो फ्लैट्स है और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो सस्ते होने के चांसेस फिलहाल तो नहीं नजर आ रहे किसी भी हाल में, लेकिन दाम बढ़ सकते हैं इस इंपैक्ट के साथ। अब बात करते हैं कि भारत में पूरी मंदी क्यों नहीं आती। रियल एस्टेट सेक्टर में एक सवाल यह भी है कि भारत में पूरी तरह से मंदी या क्रैश क्यों नहीं आ सकता। यह अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे है कि जो रियल एस्टेट जो स्ट्रॉन्गर फैक्ट्स हैं वो 3 पॉइंट्स में हम आपको समझाते हैं। पहला, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। लोग गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, परिवार को आगे बढ़ाना, उनके भविष्य को और बेहतर करना है, तो लगातार वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा, हाउसिंग डिमांड हाई है, क्योंकि जब अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो घरों की डिमांड भी बढ़ेगी, तो वो जो डिमांड बढ़ रही है वो हमेशा हाई रहने वाली है। लेकिन इस सब के बीच जो हम लगातार कह रहे हैं कि रेट्स जो है मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हैं। इसके अलावा एनआरआई इन्वेस्टमेंट जो है ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो हमने बताया वो हर सेक्टर को आगे बढ़ाता है, खींचता है, और रियल एस्टेट सेक्टर में एनआरआई इन्वेस्टमेंट भी काफी है। ग्रोथ स्लो हो सकती है, मार्केट कभी भी क्रैश नहीं होगा। मतलब भारतीय रियल एस्टेट मार्केट की अगर आज की बात करें, सिनेरियो की बात करें, तो क्रैश बड़ा आना अभी संभव नहीं है। हाँ, फिलहाल जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। फिलहाल की अगर हालात की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं 2025 में भी सेल गिरी थी, हाँ, लेकिन जो प्रॉफिट बुक किया था या जो सेल की थी तमाम जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए डेवलपर्स थे उन्होंने, वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो बिक्री थी वो कम हुई थी। ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि जो प्राइस जो थे या जो लग्जरी प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स निकाले, वहां पर शुरुआत ही 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ से होती है। तो आप समझिए कि जब सेल का जो टोटल अमाउंट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, लेकिन सेल डाउन है। इसके अलावा अनसोल्ड इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब बिल्डर्स को भी नई स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट को देखना और सोचना होगा कि सिर्फ हाइप बनाने से बात नहीं बनेगी। जो एंड यूजर है, असल घर खरीदार, जो मिडिल क्लास है, जिन्हें असल में जरूरत है, उनके लिए भी उन्हें नए प्रोजेक्ट्स लाने होंगे, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लाने होंगे, वरना आने वाला समय संकट वाला जरूर हो सकता है। हाँ, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्रैश आने के चांसेस नहीं है, और युद्ध अगर इसी तरह से आगे बढ़ा तो फ्लैट भी सस्ते नहीं होंगे, महंगे हो सकते हैं, नए फ्लैट्स महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर उसका सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये वॉर भारतीय रियल एस्टेट मार्केट के लिए
कितना बड़ा संकट है, हमें कमेंट्स कर बताएं। और रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी आपकी कहानी, कोई बिल्डर ने आपके साथ फ्रॉड किया है, अपनी कहानी हमें कमेंट्स में लिखिए, उसे हम अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।